अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम। आइए नजर डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। अमरीकी वजीर दिफा का दौरा पाकिस्तान, अस्करी क़यादत से मुस्तकबिल के चैलेंजेस पर गुफ्तगू। सुप्रीम कोर्ट बार चीफ जस्टिस को अलविदाई शाहिया नहीं देगी। वजीर आजम की नौजवानों के लिए कर्जा स्कीम, गारंटर के बगैर पैसे नहीं मिलेंगे। तहरीक इंसाफ का 22 दिसंबर को धरना, जो ज्यादा बंदे लाएगा टिकट उसी को मिलेगा, इमरान खान। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात निहायत हसास और दुनिया के लिए निहायत अहम बताए जाते हैं। जो नई किताब आई है अमेरिकन रिसर्च थिंक टैंक स्कॉलर डेनियल मार्की की, नो एग्जिट फ्रॉम पाकिस्तान, उसमें भी यही कहा गया है कि अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान अगर दूरी हुई तो खित्ते में जो सूरत हाल है वो काबू से बाहर हो जाएगी। अगर उस खित्ते में अमन कायम रखना है तो बहुत ज़रूरी है कि अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात अच्छे रहें और मिलकर दोनों ममालिक कोशिश करें कि मामलात को कंट्रोल में ले आएँ। आज अमरीकी वजीर दिफा चक हेगल पाकिस्तान आए हैं। उन्होंने वजीर आज़म नवाज शरीफ से भी मुलाकात की है। इसके अलावा उन्होंने नए आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ से भी उनकी मुलाकात हुई है। क्या चाहते हैं अमरीकी वजीर दिफा पाकिस्तानी हुक्काम से, वाशिंगटन से क्या पैगाम लेके आए हैं, इस हवाले से आज हम गुफ्तगू करेंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आगा उमर फारूक, जो नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट भी रहे हैं और एक सिक्योरिटी एनालिस्ट हैं। उनसे गुफ्तगू करेंगे इस सारी सूरत हाल के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम आगा साहब। जी वालेकुम सलाम। आगा साहब, बयान कीजिएगा कि आज चक हेगल आए हैं, बड़ी उनको मुलाकातें हो रही हैं, बड़ी अहमियत दी जा रही है दौरे की। क्या चाह रहे होंगे वो पाकिस्तानी हुकाम से, क्या बातचीत का फोकस होगा? एक बदइत्मादी की फ़िज़ा और जो ट्रस्ट डेफिसिट के तौर पे जानी जाती है, उसका इख्तिताम नज़र आ रहा है। और अमेरिका पाकिस्तान से 4 दफ़ा वॉक अवे किया है, लेकिन हर दफ़ा अपनी कंपल्शंस और रीजनल स्टेबिलिटी की खातिर वापस पाकिस्तान में आया और पाकिस्तान से वॉकआउट नहीं कर सका। चक हेगल साहब का विज़िट भी इसी तनाज़र में अगर देखा जाए तो वो बेसिकली एक बहुत बड़ा पैगाम है उन फोर्सेस के लिए जो समझते हैं कि वैक्यूम इस एरिया की सिक्योरिटी को फर्दर कंपाउंड करेगा और सिक्योरिटी पार्टनरशिप और कॉमन थ्रेट्स के लिए एक कॉमन स्ट्रेटजी और एक ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ कि ये जो बिगेस्ट डायलेमा था एक बेएतमादी का, जो कि मुख्तलिफ वजूहात की वजह से रूनुमा हुआ, उसको ख़त्म करने में या ब्रिजेस कायम करने में एक बहुत बड़ा एक अच्छे कदम साबित होगा। ये बयान कीजिएगा, कुछ लोगों का जिनसे मेरी बात हुई ये कहना था क्योंकि पाकिस्तान में मिलिट्री लीडरशिप चेंज हुई है और पाकिस्तान की जो मिलिट्री है उसकी एक बड़ी अहमियत है मुस्तकबिल के हवाले से, तो चक हेगल साहब इस दौरे का एक बुनियादी मकसद ये था कि अस्करी जो क़यादत है उसके साथ मिलकर बैठकर अगली जो सूरत हाल है उसके हवाले से पाकिस्तानी फ़ौज का मौक़िफ़ सुना जाए। मेरे अंदाजे के मुताबिक पर्सनालिटीज़ इतना फ़र्क नहीं डालती हैं। ये एक पॉलिसी की कंटिन्यूएशन है या जो नेशनल इंटरेस्ट है बोथ साइड्स के, वो कंपेल करते हैं नेगोशिएशन के या कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट के लिए। सो मैं समझता हूँ कि राहिल शरीफ एज ने जो आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ हैं उनकी पॉलिसी भी उसी कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट की तरफ होगी। लिहाजा पर्सनैलिटी एंगेजमेंट मैं नहीं समझ रहा, मैं इसको एक पॉलिसी एंगेजमेंट या एक नेगोशिएटेड सेटलमेंट की तरफ एक अच्छा कदम देख रहा हूँ। अच्छा, ये बयान कीजिएगा कि पाकिस्तानियों ने क्या कहा होगा चक हेगल से, इस वक्त पाकिस्तान क्या चाहता है अमेरिका से? मेरे ख्याल में पाकिस्तान की पॉलिसी बड़ी वाज़ेह है और ये कुछ अरसे से वाज़ेह है। पहली चीज़ है कि पाकिस्तान चाहता है कि अफ़गानिस्तान की आर्मड फोर्सेस का फ्यूचर और जो सिक्योरिटी ऑपरेटर्स या जो सिक्योरिटी सिस्टम इन प्लेस हो वो इस काबिल हो कि वैक्यूम की शक्ल में या किसी और शक्ल में जब कोई खला अवेलेबल हो तो वो फोर्सेस जिन्होंने पहले उस खला को पुर किया है और अपनी एक्सट्रीम आइडियालॉजीज़ को एज ए प्लेटफॉर्म की खातिर अफ़गानिस्तान को अपना पनाहगाह बनाया था, उनको ख़त्म किया जाए। दूसरी पॉलिसी जो पाकिस्तान की प्रायोरिटी होगी वो होगी कि एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग की फ़िज़ा कायम की जाए जिसमें अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान मिलजुल के अपने अपने सिक्योरिटी कंसर्न्स को ना सिर्फ एड्रेस कर सकें बल्कि वो ऐसी तमाम क़ुव्वतें
जो कि इस सिक्योरिटी को ख़राब करने में अपना फ्यूचर समझती हैं या बदअमनी में उनको अपना फ्यूचर ज़्यादा बेहतर नज़र आता है, उनको वक्त पे शिकस्त दी जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आगा उमर फारूक साहब, जो ये कह रहे थे कि बड़ा इम्पोर्टेंट है और ये पाकिस्तान की जो सूरत हाल है, जो हमारे इदारे हैं उनमें शख्सियात नहीं, उनमें इदारे मैटर करते हैं और ये कंटिन्यूटी है पाकिस्तान की पॉलिसी में। और ये दौरा जो है ये इस बात का वाज़ेह निशान है उन क़ुव्वतों के लिए जो गालबन वैक्यूम के हवाले से गुफ्तगू करते थे। नाज़रीन, अब हम एक और दूसरे मामले की तरफ चलते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रिटायर हो रहे हैं इसी हफ्ते और उनका 11 दिसंबर को फुल कोर्ट रेफरेंस भी है। सुप्रीम कोर्ट बार में उनके एजाज़ में एक इशाइये की बात भी हो रही थी। क्या सूरत हाल है, किस तरह रुखसत किया जाएगा चीफ जज साहब को? हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल जनाब आसिफ चीमा। उनसे हम गुफ्तगू करेंगे कि क्या तैयारियां हैं इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम जनाब चीमा साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। चीमा साहब, बयान कीजिएगा, सोशल मीडिया पर बड़ी गुफ्तगू हो रही है, जो रेफरेंस है चीफ जस्टिस साहब का और जो सुप्रीम कोर्ट बार की जानिब से जो इशाइया होता है कि कुछ तकारीर का जो कंटेंट है उस हवाले से कोई कंट्रोवर्सी है, क्या सूरत हाल है? आप देखिए, जो वकला है वो हमेशा जमहूरियत पे यकीन रखते हैं और हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी 22 लोगों की है, जिसमें प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और चारों वाइस प्रेसिडेंट शामिल हैं। उनमें से 18 लोग जो हैं, 19 लोग जो हैं, उन्होंने रिटन फॉर्म में हमें दिया है कि हम इस खाना फेयरवेल डिनर नहीं देंगे। क्या वजह है, क्यों नहीं डिनर देंगे? उसकी रीज़न ये है कि एक तो 26 तारीख को वहाँ पे इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट में वकला पर फायरिंग की गई, जिसमें 28 लोग जो है ज़ख्मी हुए वकला जो हैं, और अभी तक किसी के ख़िलाफ़ भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। और वहाँ पे हमने साफ़ियों से भी बल्कि ये सवाल किया था कि क्या सुप्रीम कोर्ट के अंदर आप जा सकते हैं, तो उन्होंने कहा परमिशन के बगैर, रजिस्ट्रार की परमिशन के बगैर हम अंदर नहीं जा सकते। तो हमने उसी वक्त कह दिया था कि रजिस्ट्रार को फौरी तौर पे रिज़ाइन कर देना चाहिए। लेकिन चीमा साहब, ये दुरुस्त होगी ये सारी बात, तशद्दुद हुआ होगा, वकला ज़ख्मी भी होंगे, लेकिन चीफ जज साहब की तो बड़ी ये खिदमात हैं। उन्होंने पिछले 2-3 सालों में जिस तरीके से एक आम आदमी का मुकदमा लड़ा है इस्टेब्लिशमेंट के साथ, तो आप नहीं समझते कि सिर्फ एक वाक़े की बुनियाद पर जो एक फेयरवेल डिनर, जो एक पूरी आपकी ट्रेडिशन है, उसको ख़त्म कर दिया जाए? आप देखिए, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट बार ही नहीं, लाहौर हाई कोर्ट बार जो है प्रिंसिपल सीट है, उन्होंने फेयरवेल डिनर नहीं दिया। पेशावर हाई कोर्ट बार ने नहीं दिया। बलोचिस्तान बार जो उनकी पेरेंट बार है उसने नहीं दिया। और कराची हाई कोर्ट बार ने, सिंध हाई कोर्ट जो बार है, उन्होंने 26 को, जो एक दिन पहले 26 को ये वकूआ होता है, 28 को ये डिनर था, उन्होंने वो भी कैंसिल कर दिया ड्यू टू दिस रीज़न। आप देख लें कि वकला जो है जमहूरियत पे, हम तो पहले ही मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि जमहूरियत पे यकीन रखते हैं, क्योंकि जब वकला साहब टोटली ओवरऑल पाकिस्तान में नहीं देना चाहते, तो हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी ने भी उसी बुनियाद पर यह फैसला किया है कि हम कोई अशाइया और डिनर नहीं देंगे। अच्छा, ये बयान कीजिएगा कि ये जो पुलिस ने वहाँ पर फायरिंग की, वो कोई ना तो रजिस्ट्रार साहब के हुक्म से की होगी, ना चीफ जज साहब के हुक्म से की होगी, ये तो इंतज़ामिया का मामला है, इस्लामाबाद इंतज़ामिया। तो आप इस्लामाबाद इंतज़ामिया ने जो कुछ किया उसकी सज़ा चीफ जज साहब को देना चाहते हैं? आप इस्लामाबाद की जो इंतज़ामिया उनसे पूछ लें, वो भी ये कहेंगे कि हमने सिर्फ उनके कहने पे किया, खुद हम कुछ एक वहाँ पे एक परिंदा भी अंदर नहीं जा सकता, वो ये कहेंगे। उन्होंने बल्कि ये स्टेटमेंट भी दी है। इवन जो सदर और मैं खुद सेक्रेटरी, हम दोनों वहाँ पे गए थे, वहाँ पे हमने जाके कहा कि हमें बार रूम के अंदर जाने दिया जाए। इवन हमको भी, दोनों को, सदर और सेक्रेटरी, हमारे साथ एडिशनल सेक्रेटरी भी थे और 2 एग्जीक्यूटिव मेंबर भी थे, उनको अंदर नहीं जाने दे गया, बार रूम के अंदर तक। अच्छा, ये बताइए, जो रेफरेंस होगा उसमें बार के लोग शरीक होंगे, वहाँ पर तकरीरें होंगी? जी बिल्कुल, बार जो है उसमें रेफरेंस 3 लोगों ने पढ़ना होता है, एक वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल ने और सदर सुप्रीम कोर्ट बार ने। वो बिल्कुल रेफरेंस पढ़ेंगे और अपनी जो भी उनकी शिकायत, जो भी बातें करनी होगी वहाँ पे करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब चीमा साहब, जो कह रहे थे कि डिनर नहीं होगा जस्टिस चौधरी इफ्तिखार साहब के ऑनर में, क्योंकि वकला पर फायरिंग की गई और वो उनका ये कहना है कि ये सब रजिस्ट्रार साहब के हुक्म पर की गई। लेकिन रेफरेंस में ज़रूर तकारीर पढ़ी जाएंगी, सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट भी होंगे और पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन भी होंगे। लेकिन उनका ये कहना था कि वो जो कंटेंट है वो सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार काउंसिल के लोग, वो अपना उनका तैयार करदा मवाद होगा जो वहाँ पर वो पढ़ेंगे।
नाज़रीन, यहाँ पर हम लेते हैं एक ब्रेक और ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू करेंगे। वज़ीर आज़म ने जो नौजवानों के लिए एक लोन स्कीम का ऐलान किया है, उसमें मारवी मेमन जो चीफ कोऑर्डिनेटर हैं वो हमारे साथ मौजूद होंगी। उनसे जानेंगे कि ये कौन अशखास लोन ले सकते हैं और क्या जो गारंटी मांगी गई है पेपर्स में, उस गारंटी को गरीब आदमी कैसा पूरा करेगा। लेकिन ये सब एक मुख्तसर सी ब्रेक के बाद। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब मियां नवाज शरीफ ने ऐलान किया है नौजवानों के लिए 100 अरब रुपए के कर्जे दिए जाएंगे और ये वो वादा था जो उन्होंने अपनी इंतखाबी मुहिम में किया था। नौजवानों से ये कहा था कि उनके लिए स्पेशल कर्जे की स्कीम जो है वो शुरू की जाएगी ताकि नौजवान अपना रोज़गार कमा सकें। और ये पूरी दुनिया में ऐसा ही हुआ है, जब भी कहीं इकोनॉमीज़ ख़राब हुई हैं तो उसके लिए बड़े स्टिमुलस पैकेजेस आए हैं। छोटे जो बिजनेसेस थे उनको ताउन उनके साथ किया गया है, उनको बढ़ाया गया है, जिससे एम्प्लॉयमेंट के कई मौके क्रिएट हुए हैं और इकॉनमी ने बड़ा बेहतर परफॉर्म किया है। जनाब मरियम नवाज साहबा जो वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की साहबजादी हैं वो इस प्रोग्राम की चेयरपर्सन होंगी, लेकिन मारवी मेमन साहबा को चीफ कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। इस प्रोग्राम के हवाले से मुख्तलिफ सवालात हैं कि कौन से लोग इन कर्ज़ों के लिए क्वालिफाई करेंगे और अगर तादाद ज़्यादा हो गई, क्योंकि बताया जाता है तकरीबन 1 लाख अफराद को रोज़गार इससे मिलेगा, कर्जे मिलेंगे, लेकिन अगर तादाद ज़्यादा हो गई तो क्या मैकेनिज़्म होगा। और फिर जो एक सबसे बड़ी और अहम बात है वो ये कि क्या जो कर्जा लेने वाले हैं उनको कोई प्रॉपर्टी मॉर्गेज करनी पड़ेगी या कोई और ज़मानत दी जाएगी, और अगर वो कर्ज अदा ना कर सके तो ज़मानत देने वाले के साथ क्या सलूक किया जाएगा। हमारे साथ मौजूद हैं यूथ लोन स्कीम की चीफ कोऑर्डिनेटर जनाब मारवी मेमन साहबा। अस्सलाम वालेकुम मारवी साहबा। वालेकुम सलाम। मारवी साहबा, ये बयान कीजिएगा कि ये इतनी बड़ी स्कीम जो लॉन्च की गई है उसके हवाले से मुख्तलिफ सवालात हैं कि ये जो लोग कर्जा लेने वाले होंगे ये इनको किसी गारंटर की भी ज़रूरत होगी? बिल्कुल होगी, उसमें प्रोसेस में है। पहली बात तो ये कि प्राइम मिनिस्टर का एतमाद है, बहुत बड़ा एतमाद है, क्योंकि इलेक्शन में वादा किया था कि यूथ को इसकी ज़रूरत थी। तो 100 बिलियन रुपीस का पहले साल में एतमाद है, ये बहुत बड़ा एतमाद है। तो जाहिर बात है ये पैसे इस तरह से दिए तो नहीं जा सकते विदाउट गारंटर्स। उनके गारंटर्स भी होंगे, उनके साथ मेंटरिंग भी होगी, उनकी फीजिबिलिटीज़ भी बनेंगी, उनकी ट्रेनिंग भी होगी, ताकि सिर्फ पैसे नहीं दिए जा रहे, इंश्योर किया जा रहा है कि जब पैसे दिए जाएँ तो सक्सेसफुल बिजनेस आए। सक्सेसफुल बिजनेस के लिए बड़ी चीज़ें होती हैं, मेंटरिंग और ट्रेनिंग और लोकल एरिया की सूटेबिलिटी और वो सारी चीज़ें होती हैं। इस वक्त हम IBA में हैं और यहाँ हमने एक सेशन एंटरप्रेन्योरल ग्रुप के साथ अटेंड किया और पूरा दिन हमारी टीम्स जो है पूरे मुल्क में जो है निकली हुई थी फॉर मॉनिटरिंग। मैं खुद जो है सिंध से मैंने आगाज़ लिया है इस मॉनिटरिंग का, और मैं ठट्टा और हैदराबाद को हमने अभी कवर किया है। और जो अमाउंट ऑफ एक्साइटमेंट मैंने यंगस्टर्स में देखी है और जो लोग जिनके बिजनेस स्टार्टअप्स वो करना चाह रहे हैं यंगस्टर्स, या जो एग्जिस्टिंग बिजनेस को ऐड करना चाह रहे हैं, दोनों में बड़ी एक्साइटमेंट है, क्योंकि ऑब्वियसली पैसे के साथ साथ उनको ट्रेनिंग, मॉनिटरिंग, मेंटरिंग भी मिलेगी। तो गारंटर्स बहुत ज़रूरी है। इंशाल्लाह ताला अगर प्राइम मिनिस्टर एतमाद कर सकते हैं आप पे, तो आई एम श्योर आप अपने घर आगे पीछे जो है सिटी में, गांव में, गोठ में कोई ना कोई तो ढूंढ सकते हैं जो आपके पर एतमाद करे और जो आप में बिलीव रखे कि हाँ आप पैसे वापस करेंगे। इतनी सी बात है ना, पैसे वापस करना है, लेकिन बहुत बड़ी बात है क्योंकि हम रिस्क नहीं ले सकते आवाम के पैसे के साथ। अच्छा, ये बयान कीजिएगा कि इसमें सियासी इन्फ्लुएंस को आप कैसे रोकेंगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमने जो है ऑब्वियसली पहला उसका जो लेयर है वो यही है कि डिसीजन NBP, फर्स्ट वुमेन बैंक और बाकी सारे ले रहे हैं जो एक्चुअल जो बैंकर्स हैं, उसके ऊपर एक मॉनिटरिंग टीम रखी हुई है और हमें बहुत स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस हैं और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो हमें दी गई है, और कि इसमें जो है कोई किस्म का बायस नहीं आना चाहिए। हर किस्म की सियासी जमात के, ये तो सवाल पूछा ही नहीं जा रहा ना फॉर्म में कि आपकी सियासी जमात क्या है या किधर से हैं आप क्या, तो वो तो होना ही नहीं चाहिए। और अगर होता है तो कंप्लेंट्स आएंगी, और अगर कंप्लेंट्स आएंगी तो मेरा काम है, मेरी टीम का काम है कि हम उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे, हम उसको रेक्टिफाई करेंगे। तो अगर ज्यादती होती है, हमें इसीलिए रखा गया ताकि खुदा ना खासा ज्यादती होती, क्योंकि ये एक सिस्टम है, इसमें हमने बड़ी करप्शन देखी है पहले, लेकिन इंशाल्लाह ताला आप देख रहे हैं करप्शन नीचे जा रही है, करप्शन के इंडेक्सेस बेहतर हो रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के नंबर्स बेहतर हो रहे हैं। तो हम हर किस्म का चेक एंड बैलेंस रख रहे हैं। कंप्लेंट्स आएंगे, हम उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे, विल फिक्स इट, बट कोशिश तो यही है कि इसमें ना हो।
तो बेहतरीन है, बट जहाँ जहाँ मसले होंगे हम सॉल्व करेंगे। अच्छा, बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में बेरोज़गारी है, बड़े नौजवान हैं, बड़े एक्साइटेड भी हैं स्कीम की अनाउंसमेंट के बाद। तकरीबन 1 लाख लोगों को ये कर्ज भी दिए जाने की तवक्को है, लेकिन अगर एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा आ गई और हर एक के पास बड़ी अच्छी स्कीम हुई, फिर फैसला कैसे करेंगी कि किसको कर्जा मिले और किसको ना मिले? बिल्कुल, हमें यही, हम जब प्राइम मिनिस्टर साहब इतना ज़्यादा टाइम मरियम नवाज साहिबा भी लगा रही थी इस पूरी स्कीम में, तो जो यही डिस्कशन हुई और हम एक्सपेक्ट तो काफ़ी एप्लीकेशंस कर रहे हैं, लेकिन उसमें से 15,000 हम महीने की लेंगे। 50% उसमें से माशाल्लाह औरतों के लिए होगा, जिस पे हमें बहुत फ़ख्र है, क्योंकि वो जेंडर बैलेंस को भी सॉर्ट आउट करेगा और वुमेन वायलेंस अगेंस्ट वुमेन को भी सॉर्ट आउट करेगा, क्योंकि जब वुमेन के पास इकोनॉमिक एम्पावरमेंट आएगी तो इंशाल्लाह ताला वायलेंस भी कम होगा। तो ये जो नंबर है इस वक्त 15,000 हम महीने के देंगे और लाख देंगे 6-7 महीनों के बाद। लेकिन अगर हमें जो है दूसरे, ये तो गवर्नमेंट की फंडिंग है, लेकिन अगर हमें दूसरे प्राइवेट बैंक्स हेल्प करते हैं, अगर हमें दूसरे एंटरप्रेन्योर्स इसमें हेल्प करते हैं, जो हम चाह रहे हैं, जो सारा कॉन्सेप्ट है कि पिगी बैक होंगी दूसरी चीज़ें, तो ये तो एक्सपैंड भी हो सकता है। जब एक चीज़ अच्छी चल जाती है ना जी, तो उसमें फिर सक्सेस ब्रीड सक्सेस। तो हम तो होप करें कि ये अभी तो लाख होगा, लेकिन जब हमें रिजल्ट्स नज़र आएंगे तो इंशाल्लाह ताला हम जो है फाइनेंस मिनिस्टर से और भी मांगेंगे। अच्छा, ये बयान कीजिएगा कि जो कर्ज जिन कारोबार के लिए दिया जाएगा वो सारे वो जो समेडा ने अप्रूव किया है उनकी तरफ से होगा, या कोई और अच्छी तजवीज़ भी कोई नौजवान पेश कर सकता है, बिजनेस प्लान पेश कर सकता है और वो कर्जा ले सकता है? नहीं, बिल्कुल उनकी अपनी तजवीज़ भी चलेगी। ये तो 50 हमने सिर्फ फैसिलिटेट करने के लिए उनको दिया है कि ये मेन है, और उनमें ही काफ़ी कवर हो जाते हैं। मैंने वो लिस्ट हम सब ने बहुत डीपली एग्जामिन की है, प्राइम मिनिस्टर ने खुद बहुत उसमें इंटरेस्ट लिया है और वो काफ़ी कवर हो जाते हैं। लेकिन हम तो बहुत खुश होंगे कि ओवर एंड अबव उसकी कोई चीज़ आए, क्योंकि हम तो चाहते हैं कि इनोवेशन आए पाकिस्तान में, ब्रांड बहुत बहुत शुक्रिया मारवी मेमन साहिबा। तो हम इस पर गुफ्तगू जारी रखेंगे। इस स्कीम के, इस प्रोग्राम के जो है दूसरे पहलू उन पर बात करेंगे। हमारे साथ होंगे जनाब रसूल बख्श रईस, जनाब हसन अस्करी रिजवी और अनवार काकड़, लेकिन एक मुख्तसर सी ब्रेक के बाद। वज़ीर आज़म की जो कर्जा स्कीम है उसके हवाले से गुफ्तगू सुनी आपने। मारवी मेमन साहबा बता रही थी कि किस तरीके से कौन कौन लोग अप्लाई कर सकेंगे, कौन लोग इस लोन को ले सकेंगे। अब हमारे साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर हसन अस्करी रिजवी साहब, जनाब रसूल बख्श रईस साहब और जनाब अनवार काकड़ साहब। इनसे हम बात करेंगे कि पाकिस्तान का आइन तो ये कहता है कि जो तमाम इख्तियारात हैं सियासी तौर पर और एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर वो डिवॉल्व किए जाएं और सूबों को दिया जाए, ग्रास रूट लेवल पर दिए जाएं। लेकिन हम ये देखते हैं कि हमारी जो बड़ी सियासी जमातें हैं उनकी टेंडेंसी ये है कि वो ऊपर से हर चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, उसमें भी सूबों को एक तरीके से बाईपास करके उसकी जो एस्टेब्लिशमेंट बनाई गई, जो उसकी डिस्बर्समेंट का जो तरीका अख्तियार किया गया, वो मरकज़ से कंट्रोल किया जाता था। और अब यही किया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने, जो ये कर्जा की स्कीम है नौजवानों के लिए, इसका भी वफाकी सतह पर इसका सेक्रेटेरिएट और वहाँ से कंट्रोल किया जाएगा। और दूसरी जानिब अगर हम देखते हैं तहरीक इंसाफ, तो हुकूमत उनकी KPK की जो है वो भी एक तासुर है कि जो फैसले हैं वो ऊपर से आते हैं, इस्लामाबाद से आते हैं और फिर वहाँ पर उनको इम्पोज कर दिया जाता है। इस सारी सूरत हाल पर हम गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले मैं चलता हूँ जनाब रसूल बख्श रईस की जानिब। अस्सलाम वालेकुम रईस साहब। वालेकुम अस्सलाम। रईस साहब, कुछ लोग जो ये कहते हैं कि पाकिस्तान की जो बड़ी सियासी जमातें हैं, बड़े सियासी कायदीन हैं, वो कितनी भी अच्छी स्कीम हो वो उसके इख्तियारात जो हैं वो सब अपने हाथ में रखना चाहते हैं। क्या कमेंट करेंगे आप इस बात पर कि अगर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जैसे थी या जिस तरह ये कर्जों की स्कीम है, अगर इसको सूबाई सतह पर इसको लॉन्च किया जाता और सूबों को ज़्यादा बाख्तियार बनाया जाता? ये न सिर्फ दुरुस्त तासुर है, बल्कि ये एक पाकिस्तान की सियासी हकीकत है जो हमें सामने रखनी चाहिए और उस पर बात करनी चाहिए कि अख्तियारात का इर्तकाज़ शख्सियतों में और कलीदी रहनुमाओं में जो किसी भी सियासी जमात के हों और फिर मरकज़ के अंदर, मेरा ख़्याल ये है कि वो सूबों को इजाज़त नहीं दे सकता इस किस्म का इर्तकाज़ इख्तियारात का कि वो अपने तौर पर आवाम के लिए कुछ कर सकें। तो अगरचे विफाकियत को नए सिरे से तामीर किया गया है 18वीं तरमीम के अंदर, लेकिन जो रुझानात जिनकी कि आपने निशानदेही की है वो उसके बरक्स हैं। उसकी वजह समझनी चाहिए, जो उसकी सियासी वजूहात हैं
वो 2-3 है जो जहन में रखनी चाहिए। एक तो ये है कि जो नौजवान तबका है तकरीबन 60% है आबादी का, और अगर हम लोग उनकी आरा को देखें जमहूरियत के बारे में तो वो इतना ज़्यादा खुशकुन नहीं है। इस साल जो सर्वे किए गए उसमें सिर्फ 23% नौजवान ये समझते हैं पाकिस्तान के कि जमहूरियत कोई अच्छा काम कर रही है। तो जो एक रिस्पांस हो सकता है बड़ी सियासी जमातों की क़यादत का इस बहुत बड़े आबादी के हलके को अपने साथ रखने के लिए, वो ये है कि आप मुख्तलिफ मराहत तकसीम करें। माजी में भी करते रहे, अब भी कर रहे हैं। दूसरी जो वजह है वो ये है कि ऐसा लगना चाहिए, ये हुकूमत समझती है, ये हुकूमत भी और गुज़श्ता हुकूमतें भी, कि हम कुछ कर रहे हैं और करने के लिए ये जो स्कीमें जिनका के ऐलान किया गया है, ये स्कीम और उससे पहले इस किस्म की पहले आती रही हैं, पीली टैक्सी और सब्सट्रैक्टर पीपल्स पार्टी के ज़माने में, ये सब ऐसी स्कीमें हैं कि जिसको आप कहते हैं कि सतही तौर पर तो मसाइल को हल करने की कोशिश करती हैं, लेकिन जहाँ तक कि यूथ को ताकतवर बनाने का ताल्लुक़ है वो उसके मुतालिक नहीं है। कि जिस तरह से कि एक पैट्रिज पॉलिटिक्स पाकिस्तान में चलती है और एक कंस्टिट्यूंसी बनाने का अमल जो रहता है कि हम वहाँ पे असरअंदाज हो सकें, ये कुछ तासुर ये है कि इस पे जारी इसको रखना चाहती है क़यादत। अच्छा, हमारे साथ ही रहिए रईस साहब। काकड़ साहब, आपका ताल्लुक, आप इस वक्त कोयटा में हैं, बलूचिस्तान से है। ये जो छोटे सूबे हैं ये किस तरह से देखते हैं इन सारी डेवलपमेंट्स को, क्योंकि इख्तियारात की जो मुंतकली थी या इख्तियारात हासिल करना ये एक बड़ी सूबों की डिमांड रही है। बहुत शुक्रिया समी साहब। एक तो जी इन प्रिंसिपल प्रोविंस फेडरेशन रिलेशनशिप है जिसको मेरे ख्याल में 18th अमेंडमेंट में काफ़ी हद तक एड्रेस कर दिया गया है। दूसरी तरफ हम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की जानिब जब आते हैं पोस्ट 18th अमेंडमेंट, तो एक टेंडेंसी जो फ्रॉम द प्रोविंस ऑफ बलूचिस्तान विच आई ऑब्जर्व इज़ कि यहाँ पर हम बदकिस्मती से लाइन ऑफ डेविड में नहीं आ रहे हैं। ये दोनों बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़, चाहे PMLN हो या पीपल्स पार्टी हो, इनके यहाँ फैमिली एंटरप्राइज को डेमोक्रेसी के साथ ब्लेंड कर दिया गया है और जितनी भी डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, ह्यूमनिस्टिक वैल्यूज़, इकोनॉमिक वैल्यूज़, उनकी जो एक्सप्रेशन सोसाइटी और स्टेट ऑफ पाकिस्तान में वो करवाना चाह रहे हैं, वो बड़े सटल अंदाज में थ्रू फैमिली एंटरप्राइज कर रहे हैं। आप बिलावल जरदारी की तकरीरें देख लें, उसका रिस्पांस मुझे ये प्राइम मिनिस्टर के जो हालिया इनिशिएटिव है बिजनेस लोन फॉर द यूथ, उन्होंने एक सटल अंदाज में फ्यूचर लीडरशिप ऑफ PMLN को इंट्रोड्यूस करवाया टू द रेस्ट ऑफ पाकिस्तान। सो इट इज़ मोर अ पॉलिटिकल एंगल, उसकी जानिब वो ज़्यादा इंटरेस्ट है। अब बदकिस्मती से हमारे बलूचिस्तान में कोई है नहीं इनके यहाँ जिसकी कोई खूनी रिश्ते हों, वरना शायद आपको हमारे सूबे में भी इस तरह के फोर फ्रंट पे लोग नजर आ। अच्छा, हमारे साथ ही रहिए काकड़ साहब। मैं आता हूँ आपकी तरफ। हसन अस्करी साहब, ये एक बड़ा जो काकड़ साहब ने बयान किया, एक फैमिलीज का जो एक कंट्रोल है, ये बयान कीजिएगा कि इस वक्त जो स्ट्रक्चर है पॉलिटिकल, जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, जो बड़े बड़े ख़ानदान हैं सियासत पर मुकम्मल तौर पर काबिज हैं, क्या उनकी गिरफ्त जो है कभी इस तरह मुमकिन है कि कुछ कमज़ोर हो और जो पॉलिटिक्स है, जो जमातें हैं, वो वर्कर्स के हाथ में भी आ सकते हैं? देखिए, जो मसला काकड़ साहब ने बयान किया है वो बड़ा ही अहम मसला है और ये एक किस्म का चैलेंज है। इसके दो जवाब बनते हैं। पहला तो ये है कि हमने देखा है कि अगर डेमोक्रेटिक प्रोसेस तसलसल के साथ चलता रहे तो जो फैमिलीज़ हैं उनको अपना कंट्रोल कायम रखना ज़रा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि नई पॉलिटिकल फोर्सेस इमर्ज करती हैं, पॉलिटिकल सिस्टम में एंटर हो जाती हैं। लेकिन इसके लिए तसलसल चाहिए और कई इलेक्शन चाहिए। एक तो ये मसला है। दूसरा मेरा ख्याल है इसका पहलू ये है कि हमारे यहाँ जो ममालिक हैं, मतलब डेवलपिंग कंट्री कह लीजिए या इमर्जिंग डेमोक्रेसीज कह लीजिए, उनमें एक तजाद ये होता है कि जो सिस्टम कागज़ पे होता है
उसमें तो जदीद निज़ाम की तमाम खसूसियात होती हैं, जिसमें रोल डिफ्रेंसिएशन होता है कि मुख्तलिफ अदारे अपना काम करें। फिर उसके अलावा डीपर्सनलाइजेशन का तस्वुर भी आपको कागज़ पे नज़र आता है कि किसी की रिश्तेदारी माने नहीं रखती, लेकिन ऑपरेशनल लेवल पे जो हमारा मॉडल है उसको हम कह सकते हैं बादशाहत का मॉडल या सुल्तान का मॉडल या ट्राइबल चीफ का मॉडल, जहाँ पे पावर एक पॉइंट पे कंसंट्रेट करती है और आप ये डेमोन्स्ट्रेट करना चाहते हैं कि जो आपको मराआत मिल रही हैं, जो आपको चीज़ें मिल रही हैं, वो बरक़ात हैं हमारे लीडर की, वो बरक़ात हैं हमारे निज़ाम की। तो ये एक ट्राइबल चीफ का या कहने बादशाहत का मॉडल है, जहाँ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर है, जहाँ लॉयल्टी ज़्यादा अहम हो जाती है बनिस्बत असूलों के। तो ये कॉन्फ्लिक्ट हमारे यहाँ है और मेरा ख्याल है कुछ अरसा चलेगा जब तक जमहूरियत में तसलसल नहीं आता। बहुत शुक्रिया हसन अस्करी साहब। बहुत इंपॉर्टेंट बात कही हसन अस्करी साहब ने कि अगर इंतखाबी अमल चलता रहे, अगर सियासी अमल चलता रहे तो यकीनन इस बात में कमी वाक़या हो सकती है जो इस वक्त ख़ानदानी सियासत है, जो उनका कंट्रोल है। लेकिन बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि इस वक्त जो सियासी जमातों का स्ट्रक्चर है, जिस तरह उनको हैंडल किया जाता है, अगर बार बार ये अमल जारी भी रहे तो भी इस बात का इम्कान कम है कि ख़ानदानी सियासत की जो गिरफ्त है वो सियासी निज़ाम पर या सियासी जमातों पर कम हो। नाज़रीन, यहाँ पर हम लेते हैं एक ब्रेक और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे तहरीक इंसाफ के रहनुमा इमरान खान की। आज उन्होंने तकरीर की अपने वर्कर से और उन्होंने ये कहा कि 22 दिसंबर को भरपूर धरना होगा, बड़ा धरना होगा, महंगाई के खिलाफ भरपूर एहतजाज होगा। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा अपनी सियासी जमात के कारकुनों से, लीडरों से कि जो बलदियाती इंतखाबात में हिस्सा लेना चाहते हैं वो अपनी परफॉर्मेंस दिखाएं। इस पर गुफ्तगू होगी एक मुख्तसर सी ब्रेक के बाद। तहरीक इंसाफ के रहनुमा इमरान खान ने आज ये कहा है कि हुकूमत महंगाई को ख़त्म करे। इसके साथ उन्होंने ये कहा कि तहरीक इंसाफ ने महंगाई को ख़त्म करने का एक फार्मूला भी बना लिया है। उनका ये कहना था कि यही मसाइल हैं अवाम के और ये सियासी हुकूमत का फ़र्ज़ है कि वो उनको दूर करे। लेकिन जो एक अहम ऐलान किया उन्होंने कि 22 दिसंबर को एक बड़ा एहतजाज होगा, दुनिया देखेगी कि ये वाकई बड़ा एहतजाज है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग बलदियाती इंतखाबात लड़ना चाहते हैं वो परफॉर्म करके दिखाएं। किस किस्म का एहतजाज होगा, इमरान खान का ये मैसेज क्या इसका मतलब हो सकता है उन लोगों के लिए जो बलदियाती इंतखाबात लड़ने की ख्वाहिश रखते हैं तहरीक इंसाफ के टिकट से। आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब एजाज चौधरी जो तहरीक इंसाफ पंजाब के सदर हैं। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। सर वालेकुम अस्सलाम। ये बताइए कि कितना बड़ा एहतजाज होगा 22 दिसंबर का। आज जो इमरान खान साहब ने जिस जोशीले अंदाज में बात की है उससे तो लगता है कि कोई बहुत बड़ा शो करने वाली है तहरीक इंसाफ। सर मैं आपको बता दूं 28 अक्टूबर नवाज शरीफ का लोगों को याद है और 30 अक्टूबर तहरीक इंसाफ का याद है। और बिल्कुल मैं समझता हूँ वही कैफियत है कि इस वक्त ज़ीरो पे परफॉर्मेंस है हुकूमत की, इस पहलू से कि आम आदमी की ज़िंदगी इस कदर अजीरन हो गई है, महंगाई से, बेरोज़गारी से, अफलास से, यानी लोग ख़त गुरबत से जो ज़िंदगी नीचे बसर कर रहे हैं 62% से नीचे हैं। एक वक्त का खाना है 38% लोग जो ज़िंदगी अपनी गुजार रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि हम 6 माह तक इंतज़ार करते रहे कि हुकूमत अपनी कई हुई बातों पे कोई अमल करती है। नवाज शरीफ साहब ने कहा था मेरी तरजीह पहली इकॉनमी, दूसरी इकॉनमी, तीसरी इकॉनमी। फिर वो फरमाया करते थे कि ऐ तायरे लाहूती उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवाज में कोताही, कशकोल तोड़ देंगे। कशकोल एक चीज़ होती है, मेरा ख्याल है पूरा वो ड्रामी उन्होंने उठा लिया हुआ है और IMF के साथ कोई शर्मनाक वायदे हमने किए हैं। और जितने नोट पीपल्स पार्टी के 5 साल की हुकूमत ने छापे थे इन्होंने 5 माह में छाप लिए हैं। आम आदमी करा रहा है, पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, बिजली महंगी, रोटी महंगी, नान महंगा। आप कोई चीज़ आप बता नहीं सकते कि जो 2 से 3 गुना नहीं। तहरीक इंसाफ ने 6 माह मौका दिया, पार्लियामेंट के अंदर बात करते रहे। अब हम समझते हैं कि सड़क पे आना हमारे ऊपर फर्ज आयद हो गया है कि हम अपोजिशन किस चीज़ की हैं अगर लोगों के दुख दर्द की बात ना कर सकें। ये वजह है। और आप देखेंगे लोग भूल जाएंगे, इस कदर ज़बरदस्त लोगों के अंदर रिएक्शन पाया जाता है इनकी पॉलिसीज़ के हवाले से कि 22 के अंदर सारा लाहौर उमड़ के बाहर आएगा।
लेकिन एजाज चौधरी साहब, तहरीक इंसाफ की केपीके में गवर्नमेंट है, महंगाई तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा है, तो ये अगर मुस्लिम लीग नून वहाँ पर एहतजाजी तहरीक चला देगी तो ये तो फिर वो जो एक सारी सियासत शुरू हो जाएगी आपस में। वैसे बहुत अच्छा सवाल किया, मुझे मेरा ख्याल था कि शायद मौजूद धरना आपने केपीके। मैं कहता हूँ, मैं चैलेंज करता हूँ नवाज शरीफ को कि ये जाए और पेशावर में जाकर रैली करके बताए। आपको पता है कि हम फ्रंट लाइन के ऊपर वहाँ पे केपीके की हुकूमत चला रहे हैं और किस कदर मुश्किल है वहां पे अमन कायम करना, और क्यों हम लोगों की वहां के दिल की आवाज है कि ये नेटो सप्लाईज बंद करो, ड्रोन बंद होंगे। हम तो सवाल करते हैं, नवाज शरीफ जाओ वहां पे भी देखोगे क्या हाल है लोगों का, क्यों लोग खौफजदा हैं वहां पे, महंगाई से भी मर रहे हैं, ड्रोन से भी मर रहे हैं, बदअमनी से भी मर रहे हैं। इसलिए मैं तो आपके प्रोग्राम की वसादत से दावत देना चाहता हूं, जाएं जलसा करें, पता चल जाएगा, आटे तेल का वहां पे भाव मालूम होगा कि मरकजी हुकूमत के बारे में केपीके के लोग क्या कहते हैं। इसलिए कि हम उसे फेस कर रहे हैं और हम ये समझते हैं कि जो महंगाई है ये बताना 22 तारीख के प्रोग्राम का एक मकसद ये भी है कि महंगाई क्यों होती है। महंगाई होती है नोट छापने से, महंगाई होती है बिजली और अपना डीजल और पेट्रोलियम के अंदर इजाफा करने से, महंगाई होती है जब आप कशकोल गदाई जो है उसका साइज बढ़ाते ही चले जाते हैं। ये फैक्टर्स हैं महंगाई के। अच्छा, जो फार्मूला तहरीक इंसाफ ने दिया है महंगाई को खत्म करने का, जीएसटी खत्म करें, चोर बाजारी खत्म करें, तो ये तो केपीके में लगाया जा सकता है, नहीं लगाया जा सकता। बजट जो है केपीके का बजट कहां से कंट्रोल होता है, बजट से कंट्रोल होता है। आप कंपैरिजन कर लें, एक मरकजी बजट है जिसमें जीएसटी में इजाफा, जिसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस में इजाफा, ये तो सूबे का मामला है ना, जीएसटी आप खत्म कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूं ना, ये तो जो आयद हो चुका है, यानी केपीके गवर्नमेंट ने जो अपना बजट दिया कोई टैक्सेशन वहां पर नहीं की है, वहां पर तो बजट को हमने बढ़ाया है, एजुकेशन के हवाले से 6 टाइम्स, हेल्थ के हवाले से 2 टाइम्स, और इस तरह दीगर सारी डेवलपमेंट की सारी चीजें हैं। लेकिन वहां पर जब तक अमन नहीं होगा डेवलपमेंट तो समझ नहीं हो सकती। अच्छा, लाहौर की तरफ आते हैं दोबारा, ये बयान कीजिए कि 22 दिसंबर को करेंगे क्या, आपका प्लान क्या, कहीं बड़ा जलसा होगा, ये छोटे छोटे जलूस? नहीं, रैली होगी माल रोड के ऊपर, लोग आप आके अपना जज्बात का इजहार करेंगे और हम उनको एक सिमत देंगे कि जब तहरीक इंसाफ जिस तब्दीली को लाना चाहती है उसमें हुक्मरानों का पैसा पाकिस्तान के अंदर होगा। हम असेंबली में बिल ला रहे हैं कि वो वजीर आजम बन सकता है, वो वजीर बन सकता है जिसके सारे अकाउंट्स पाकिस्तान में होंगे। भाई हम ये लोगों को बताएंगे कि जब तक हम दुनिया के सामने भीख मंगों की सूरत में रहेंगे और अपने पांव पे खड़ा नहीं होंगे, उस वक्त तक हम अपने महंगाई को भी नहीं खत्म कर सकते। तीसरी चीज, जो पहले से करप्शन हो चुकी है, किसको नहीं मालूम कि यहां पर एक तूफान है कर्ज माफ करवाने वालों का, बैंकों को लूटने वालों का, अदारों को लूटने वालों का। उल्टा आगे तो ये खुदा न खास्ता पीए बेच रहे हैं, स्टील मिल बेच रहे हैं, खुदा न खास्ता रेलवे बेचना शुरू कर देंगे। तो इसलिए मैं समझता हूँ ये सारे जुड़े हुए हैं, एक दूसरे जुड़े हुए। अच्छा, हमने बात की थी असद उमर साहब से, उन्होंने कहा कि ये जो 22 दिसंबर का जो प्रोटेस्ट है ये सिर्फ एक दिन पर नहीं होगा, हम इसको आगे लेके चलेंगे। ये बयान कीजिएगा कि 22 दिसंबर दिन गुजर गया, एहतजाज हो गया, उसके बाद आगे रोजाना जुलूस होंगे या अगले हफ्ते में, क्या प्लान किया आप? देखिए मैं आपको बताऊं, हमने सितंबर में एक मुजाहरा किया था लाहौर में, अक्टूबर में तमाम अजला के अंदर किए थे, और आपको याद हो 1 नवंबर को लाहौर के अंदर एक बहुत बड़ा मुजाहरा किया था। ये उसी की कंटिन्यूशन है। असल में हम एक वक्त गवर्नमेंट को देना चाहते थे। उसूलन जिस तरह हमने ये कहा कि हमने हुकूमत को कबूल कर लिया है लेकिन धांधली को कबूल नहीं किया। हम 6 माह दे के, हालांकि ये 6 माह लेने का हक नहीं रखते, क्यों भला पूछें? ये 5.5 साल हो गए इन्हें पंजाब के अंदर हुकूमत करते हुए। इनके पास तहरीक इंसाफ को क्या ताना देते थे? हमारे पास तजर्बा है, ये ना तजर्बाकार लोग हैं। ये देखिए तजर्बाकारों ने क्या किया पाकिस्तान के साथ हैं। मैं कहता हूं मुझे तो परवेज इलाही का वक्त अगर आप याद करें तो सूबा डिफिसिट में नहीं था। यहां तो पिछले 6 महीने के अंदर टोटल बोरोइंग जो है बैंकों से वो सिर्फ हुकूमत ने की, सिफर बोरोइंग है प्राइवेट सेक्टर। लेकिन नौजवानों के लिए ये देखें कर्ज स्कीम 100 अरब रुपया उन्होंने समी इब्राहिम साहब आप मुझसे बेहतर जानते हैं, ज़ियाउल हक ने ये कोई हजारों में तकसीम किए थे इस तरह के कर्जों के। जुनेजो साहब आए तो यिप्स के नाम के ऊपर कोई 2 लाख था। ये इतनी स्कीमें इस तरह की चली हैं और गतरबूद हो गई हैं, और पीली टैक्सियां और काली टैक्सियां। मुझे नहीं समझ आती कि कौन से इकोनॉमिस्ट है जो उन्हें ये पढ़ाते हैं कि बैंकों से बड़ी शराइत रख के नौजवानों को कर्जे दिए जाए। आप मुझे बताएं भाई, कर्ज लेना
बैंक से जाके, ये नवाज शरीफ साहब ने किससे काम कर लिया और एक अपने फैमिली मेंबर को उसके ऊपर बैठा दिया है ताकि उसकी प्रोजेक्शन और मशहूरी जो है वो सरकारी खजाने से की जाए। मैं नहीं समझता। आप भी इस बात को जानेंगे कि क्या कभी ऐसा हुआ है कि इस तरह की कर्जा स्कीमें कि जो ऑलरेडी बैंक्स ऑफर कर रहे हों और आप उसको ऊपर अपना मोहर लगा दें सरकारी, तो उसके बाद उसका कोई फायदा मिला हो। माजी में तो कभी ऐसा नहीं हुआ और दुनिया में मैंने अच्छा, कभी एक अब वक्त कम है, मैं आखिर में आपसे इसकी वजाहत चाहूंगा अगर आप कर सके। इमरान खान साहब ने ये कहा कि बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से कि जो लड़ना चाहते हैं वो परफॉर्म करें, क्या मतलब है ज्यादा लोग लेके आए जल्द? नहीं, ये उन्होंने कहा था कि जो लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं ये उनका पहला यानी काम है कि वो इसमें शिरकत पे लोगों को उभारें और परफॉर्म करें। बहुत बहुत शुक्रिया एजाज चौधरी साहब। कह रहे हैं कि बड़ा धरना होगा और हम बिल्कुल बताएंगे कौम को, उनके सामने लेके आएंगे कि किस तरीके से कौम को लूटा जा रहा है। 6 महीने इंतजार किया हमने, हुकूमत को पूरा मौका दिया लेकिन हुकूमत नाकाम हो गई है। ये हुकूमत नोट छाप रही है, ये हुकूमत गरीबों का नहीं उनके हालात को देख रही और अब तहरीक इंसाफ ने फैसला कर लिया है कि वो ये जंग सड़कों पर लड़ेंगे अवाम के हकूक के लिए। नाजरीन, ये था आज का प्रोग्राम। कल फिर आपसे मुलाकात होगी टॉप स्टोरी में नई खबरों और एनालिसिस के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।